सो वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं स्वेलो वर्ल्ड स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 70 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट वीडियो। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही हम सबसे पहले देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि बबाता के सीट पर बैठा होता है। और जैसे ही लुओ फेंग को होश आता है तो लुओ फेंग बबाता से कहता है, दोई ने अपने लास्ट मेमोरी को यूज करके हेक्साग्राम फॉर्मेशन के सीक्रेट मेथड को मुझे सिखाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टेंस का लो समझ में आने वाला है। और इसी के साथ ही जैसे ही लुओ फेंग अपनी आंख खोलता है तो उसी के साथ ही बबाता उसके पास आ जाती है और लुओ फेंग की सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। और आते ही लुओ फेंग से कहती है, तुमने अपने नेक्स्ट एग्जाम को पास कर लिया है, उसके लिए तुम्हें कांग्रेचुलेशन। उसी के साथ ही वो लुओ फेंग से आकर हंसी मजाक करने लगती है, जिसके साथ ही दोई बबाता और लुओ फेंग से कहती है, लाइफ काफी ज्यादा मजेदार होती है, इवन की मैं इस इल्यूजनरी लाइफ में भी काफी ज्यादा इंजॉय की और यहाँ पर मैंने अपने हर मोमेंट को इंजॉय किया है, जिसके लिए बबाता तुम्हें काफी ज्यादा थैंक्स। और उसी के साथ ही दोई लुओ फेंग से कहती है, चाहे तुम कहीं पर भी चले जाओ, चाहे तुम कुछ भी करो, मगर हमारे मास्टर के लेगेसी को कभी भी मत भूलना। और उसी के साथ ही दोई की सारी बॉडी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है और दोई की सारा कॉन्शियसनेस उसके डेड बॉडी में वापस से चला जाता है। जो सब देखते हुए बबाता दोबारा से कहती है, जैसा कि मुझे लगा ही था, दोई हमें कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती, कि दोई हमारे मास्टर के सोल सीक्रेट मेथड के कंट्रोल के अंदर थी। जिसके साथ ही लुओ फेंग उठते ही बबाता से कहता है, अगर मैंने इसको नोटिस नहीं किया होता तो हो सकता है अभी तक दोई यहाँ से पहले ही जा चुकी होती। दोई ने अपना सब कुछ सिर्फ पावर हासिल करने के लिए सेक्रीफाइस किया था, मगर एट द एंड उसने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया। और आज से पहले भी उसने एक दफा मास्टर के लिए सेक्रीफाइस किया था, जिसका मतलब ये है कि दोई कभी भी बुरा नहीं थी। उसने सिर्फ मेरे लाइफ को टेक ओवर करने की कोशिश एक मर्तबा ही की थी, मगर लाइफ को डिफाइन करना किसी के लिए भी सबसे ज्यादा मुश्किल है। जिसके साथ ही बबाता जल्दी से लुओ फेंग से कहती है, मगर हम सबका गोल तो क्लियर है, हम सबको सिर्फ मेटेओराइड स्टार की लेगेसी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उस लेगेसी के आगे हम में से किसी का भी सेक्रीफाइस करना कोई भी मायने नहीं रखता। मगर अभी के बाद हमें अर्थ पर कभी भी कैटालॉस देखने को मिला या फिर डिस्ट्रैक्शन देखने को मिली तो मुझे जो कुछ भी क्यों ना ट्राई करना पड़े, मैं वो सब ट्राई करके तुम्हें अर्थ से यहाँ से लेकर जाऊंगी और तुम्हें मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। मगर उसी के साथ ही लुओ फेंग बबाता से कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने प्लेनेट अर्थ को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ, खास करके ऐसे वक्त पर जबकि मेरा प्लेनेट डिजास्टर के अंदर हो, तब के वक्त तो मैं अपने प्लेनेट को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। जिसके साथ ही बबाता और लुओ फेंग डेफिनेटली उसके कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं अमेरिकन फोर्सेस को, जो सारे हर बार की तरह यहाँ पर अपने मटेरियल को गैदर कर रहे होते हैं और एंशिएंट रूइंस में से इन सबको जो भी चीज मिल रही होती है वो सब अपने बेस पर लेकर आ रहे होते हैं। और ये बेस देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रही होती है और यहाँ पर काफी ज्यादा मिलिट्री सोल्जर्स भी काम कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही ये सब लोग एक किंग लेवल मॉन्स्टर की बॉडी को यहाँ पर लेकर आ रहे होते हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड एल्डर को, जो कि जैसे यहाँ पर आता है उसी के साथ ही उसको एक रिसर्चर या फिर एक जनरल बताता है, लास्ट के 3 मंथ में मिलने वाली थर्ड ऐसी बॉडी जिस मॉन्स्टर का लेवल किंग लेवल था, जबकि किंग लेवल मॉन्स्टर को किल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है और वो सब लोग अपना टेरिटरी बनाकर रहते हैं। तो फिर हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर को किल किसने किया है। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर कहता है, क्या तुम्हें इसके अलावा कोई और बात भी पता है? जिसके साथ ही एक कमांडर उसको वीडियो प्ले करके दिखाता है, जिस वीडियो में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इन सब शिप्स पर बहुत ही बुरा तरीके से अटैक कर रहा होता है और इनके सारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा होता है। जिसे देखते ही एल्डरमो एंडरसन कहता है, हमारा ट्रांसपोर्ट प्लेन एंशिएंट सिविलाइजेशन के रूइंस को लेकर हमारे पास वापस आने वाला था, मगर किसी ने उन सारे प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके साथ ही एक सोल्जर उससे बताता है, हमारी सर्च टीम को ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला, इवन कि हम लोगों को वो मटेरियल और वो मेटल भी नहीं मिला जो मेटल और मटेरियल हम लोगों को लेकर अपने बेस पर आने वाले थे, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात है। इवन कि हमारे सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर को भी कोई भी चीज नहीं मिल रही है और इसी के साथ ही साथ हमारे ट्रांसपोर्टिंग प्लेन का कोई भी मेटल हमें डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जिसके साथ ही एल्डरमो एंडरसन कहता है, इसका मतलब ये है कि डीप सी में ऐसा कुछ न कुछ जरूर चल रहा है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और इसी के साथ ही एल्डरमो एंडरसन दोबारा से कहता है, हमें दोबारा से इसे क्लियरली इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि ये इस नजरअंदाज करने वाला नहीं है। और इसी के साथ ही एल्डरमो हेंडरसन का एक और आदमी कहता है, यूरोपियन क्रूजर जो कि हमारे पास कुछ ही देर में पहुंचने वाला है, उसे लीड कर रहा वारगोड काइटा, उसके साथ ही बहुत जल्द यहाँ पर अपीयर होने वाला है। जिसके साथ ही हम देखते हैं वारगोड काइटा को, जो कि एक क्रूजर शिप पर बैठकर शायद से कुछ जरूरतमंद सामान लेकर अमेरिकन फोर्सेस के पास आ रहा होता है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं आर्मी के सोल्जर्स को, जो कि जैसे ही अपना काम कर लेते हैं तो उसी के साथ ही एक सोल्जर्स को इस बात का मैसेज मिलता है कि उसका बेबी बहुत ही जल्द बोर्न होने वाला है। जो न्यूज सुनते ही वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने कोलिप्स के साथ शेयर करने लगता है, जिस पर उसके कोलिप्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मगर उसी के साथ ही उन सबको काफी ज्यादा स्ट्रेंज वॉइस आता है, जो वॉइस सुनते ही वो सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारा इन्वायरमेंट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इवन कि ये इन्वायरमेंट इतना ज्यादा चेंज हो रहा होता है, जो देखते ही सारी जगह ऐसा लग रहा होता है कि सारी जगह अभी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। तो जैसे ये लोग इस सारी सिचुएशन को देखकर परेशान
परेशान हो रहे होते हैं, तो उसी के साथ ही थर्ड एल्डर को इस बात का मैसेज आता है कोई मॉन्स्टर उनके तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इस मॉन्स्टर का टाइप भी हम सबको नहीं पता है। जिसके साथ ही एक और आदमी का कमांडर अपने सोल्जर्स को इस बात का ऑर्डर करता है कि जल्दी से सारे एयरक्राफ्ट्स को लेकर इस पर अटैक करो और इसी के साथ ही सारे सोल्जर्स ऐसा ही करने लगते हैं और मिलिट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन होते हैं वो सब अपने अपने क्रूजर शिप से फ्लाई करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ये लोग अपने फाइटर प्लेन को हवा में ले जाते हैं और उस मॉन्स्टर के पास पहुंच रहे होते हैं, तो उसी के साथ ही उन सब का सिग्नल आना बंद हो जाता है। जो सब सिचुएशन देखते हुए ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हवा में काफी ऊपर जाकर दोबारा से सर्च करने की कोशिश करने लगते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं ऑफिशियली सीरीज में पहली बार गोल्डन हॉर्न बीस्ट के सिंगल हॉर्न को, जो कि पानी में से ट्रेवल करता हुआ इन सब के मिलिट्री बेस की तरफ जा रहा होता है, जिसे कि फाइटर प्लेन में बैठे सारे सोल्जर्स देख लेते हैं और उसी के साथ ही मिलिट्री को मैसेज करते हैं हमने सक्सेसफुली मॉन्स्टर को देख लिया है, मगर हम लोग उसे लॉस नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर मो हेनरिसन उन सबको कहते हैं जल्दी से हमारे शूटर्स को कहो कि अभी वो अपने पोजीशन होल्ड कर ले और हम लोग इस मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले हैं। और इसी के साथ ही इन सब की मिलिट्री बेस में सारे सिचुएशन इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही ये सब लोग कैनन और अपने सारे फाइटिंग मटेरियल को गैदर करने लगते हैं। जिसके साथ ही एक और बोटिंग सोल्जर कहता है इस मॉन्स्टर के पास से काफी ज्यादा पावरफुल लाइफ एनर्जी हमें एक्सेस हो रही है और अभी तक हम लोग इस मॉन्स्टर का टाइप भी पता नहीं लगा पाए हैं और इस मॉन्स्टर की लाइफ एनर्जी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम है कि इवन की हमारी एनर्जी सेंसर भी इससे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और ये हमारे पहुंच से भी बाहर होती जा रही है। जो सुनते ही इन सब का कमांडर अपने मन में सोचने लगता है क्या ये न्यू एम्परर मॉन्स्टर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं मिलिट्री के सारे सोल्जर्स को जो कि अपने सारे वेपन्स को गैदर कर लिए होते हैं और इसी के साथ ही सारे फाइटर प्लेन हवा में जाना शुरू कर देते हैं ताकि वो लोग आगे जाकर उस मॉन्स्टर को जहाँ है वहीं पर रोक के रखे रहे। मगर इन सब को इस बात का पता नहीं होता कि जो मॉन्स्टर इन सब की तरफ बढ़ रहा है वो कितना ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर है और अर्थ पर कोई भी ऐसा वेपन और ऐसा फाइटर मौजूद नहीं है जो कि इस मॉन्स्टर का सामना कर सकता है। मगर फिर भी ये लोग अपनी लाइफ और अपनी कंट्री को बचाने के लिए कोशिश तो कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही जैसे ही फाइटर प्लेन अपने इंटेन को थोड़ा सा डाउन करता है ताकि उस मॉन्स्टर को अच्छे से ढूंढ सके, उसी के साथ ही दोबारा से गोल्डन हॉर्न बीस्ट फाइटर प्लेन से फास्ट मूव करता हुआ आगे बढ़ जाता है और इवन की इनके डिटेक्टर पर भी जो स्पीड इस बीस्ट की शो कर रही होती है वो सच में काफी ज्यादा स्पीड होता है। जो देखते ही थर्ड एल्डर दोबारा से कहता है इस मॉन्स्टर से अपने आप को बचा के रखना, मगर उसी के साथ ही इनके फाइटर प्लेन डाउन जाना स्टार्ट हो जाते हैं और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने एग्रेसिव मोड में इन सब पर अटैक कर रहा होता है। जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना फास्ट मूव करता हुआ इनके शिप के दरमियान से गुजरता है जिसकी वजह से इनकी शिप 2 पीसेस में बढ़ जाती है। जिसके साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है यहाँ पर पानी में भी काफी बड़ी वेव जनरेट हो रही होती है और इसी के साथ ही फाइनली गोल्डन हॉर्न बीस्ट पानी से बाहर निकल जाता है और जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट पानी से बाहर निकलता है तो सच में इतना ज्यादा वेव जनरेट होता है कि सारी क्रूजर शिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और पानी का बहुत बड़ा वेव क्रिएट होता है जो इनके बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये डिस्ट्रक्शन इनके लिए सच में काफी ज्यादा बड़ी होती है। जिस सब सिचुएशन को देखते हुए थर्ड एल्डर मो हेनरिसन आगे आकर इस मॉन्स्टर को चेक करने की कोशिश तो करते हैं, मगर उसी के साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट जैसे ही अपने विंग्स को ओपन करता है और पानी से बाहर आ जाता है तो सच में साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है और इसका पावर लेवल भी काफी ज्यादा होता है। इवन की एल्डर मो हेनरिसन भी इसके सामने कोई छोटे बच्चे लग रहे होते हैं और मैं आप सबको बताता चलूं कि लीडर हॉन्ग भी इसके सामने कुछ नहीं है, तो आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।